कक्षा 12वीं इतिहास का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हुआ है, इसका हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो इसी इतिहास का जो प्रश्न पत्र है इसमें देखते हैं कि यह पूर्णांक 80 नंबर का है, समय 3 घंटे का है। टोटल जो प्रश्न है 31 प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे 1 से 20 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका जो शब्द सीमा है 20 शब्द है और ये 1 अंक निर्धारित है इसमें। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की लिपि कैसी थी। इसके अलावा हम देखते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपियों में लिखे गए थे। तो इसको शुरू करते हैं। चलिए, हड़प्पा संस्कृति की लिपि कैसी थी। तो ये जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगर इसको थ्योरी में देखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे, है ना, और जो दुर्भाग्यवश अभी तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। और हड़प्पा की जो लिपि है लगभग 40 चिन्ह हमें मिले हैं और ये जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और यह जो लिपि थी भाव चित्र यानी कि चित्राकृति थी, चिन्ह या अक्षर का प्रयोग करते थे। तो इसमें हम देख सकते हैं सामान्य जो प्रश्न पूछा गया उसमें उत्तर यही होगा कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक या चित्राकृति थी। बस यही लिखना है, मगर ये डील हमको जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए थे। तो देखते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख जो है हम देखेंगे कि वह ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि में लिखे गए, मतलब 4 लिपि हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं ब्राह्मणी लिपि में तो पूरे भारत में पाया जाता है जितने भी अभिलेख हैं। हम बात करें खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में होता है और अफगानिस्तान में अरमाइक और यूनानी लिपि में मुद्रित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 4 लिपियों में लिखे गए थे अशोक के जो लिपि अभिलेख हैं वो। इसके अलावा आपको याद करना पड़ेगा 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी इस लिपि को पढ़ने में। इसके अलावा आपको याद भी रखना पड़ेगा कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है। तो प्रियदर्शी अर्थात या मनोहर मुखाकृति वाले राजा का उल्लेख, तो हर अभिलेख में मिलता है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं टोटल 4 लिपियों में लिखे गए थे, है ना। इसके अलावा देखना है कि आपको जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, धम्म क्या था। धम्म का अर्थ होता है यहाँ पर अशोक का जो धम्म सभी धर्म का सार है या सर्वधर्म समभाव एवं वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। इसके मूल में मानवता का कल्याण है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अशोक का जो धम्म है ये सर्व समभाव की बात करता है और ये वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। तो ये सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको इन्होंने लिया था। तो ये अशोक धम्म है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका आंसर होगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित एक नगर था। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो इस नगर स्थित था। अगला प्रश्न आता है कि महाभारत का मुख्य कथानक क्या था। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ महाभारत। तो इसका आंसर होगा कौरवों एवं पांडवों के मध्य हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2 महाकाव्य है रामायण और महाभारत, तो महाभारत की जो रचना वेद व्यास ने की थी और महाभारत का एक भाग है गीता, भगवत गीता। तो हम देख सकते हैं कि जो रामायण की रचना है तो उन्होंने तो वाल्मीकि ने की थी। तो महाभारत का मुख्य कथानक क्या था प्रश्न बनता है। तो कौरवों और पांडवों के मध्य हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और ये पीपल का जो वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। बरगद के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे जिसका नाम बोधि वृक्ष रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चैत्य क्या है। तो इसका आंसर होगा शवदाह के पश्चात बौद्धों के शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। जी हाँ, उनके जो शरीर के कुछ अवशेष होते थे उनको टीले में सुरक्षित रख देते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े इन टीलों को ही चैत्य कहा जाता था। जी हाँ, जो भी अस्थि होती थी उनको एक टीलों में रखा जाता था और ये ऐसा जो दिखता था उसे हम चैत्य कहते थे। अगला प्रश्न आता है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे।
तो किताबुल हिंद का जो नाम एक है तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं और इसमें ही भारत की जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं या राजनीतिक है या सामाजिक है या आर्थिक है, सभी दशाओं का वर्णन है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो इसका आंसर सिर्फ अल बरूनी ही होगा। और ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि जब लघुत्तरी प्रश्न में ये पूछेगा तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। और ये जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, जो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत हैं, इसको बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट हो गया है कि याद करें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया है तो दूसरे बारे में पूछ सकता है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह है दिल्ली में, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर का है अजोधन में है जो आधुनिक पाकिस्तान में है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जिसको हम लोग जो प्रश्न पूछा गया है तो दिल्ली, शेख नासिरुद्दीन चिराग ये दिल्ली में। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, है ना, काफ़ी चर्चा में रहता है अजमेर की जो दरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति परंपरा के अलवार व नयनार संतों के मध्य मुख्य अंतर क्या था। तो जो भक्ति परंपरा के अंतर्गत अलवार संत विष्णु के तथा नयनार संत शिव के भक्त थे, यही मुख्य अंतर था। हम इसके बारे में जानते भी हैं कि अलवार संत और नयनार संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने जो इष्ट देवता है, चाहे वो शंकर जी हैं या विष्णु जी हैं, उनकी प्रशंसा किस भाषा में करते थे, तमिल भाषा में करते थे और भजन गाते थे। ठीक है, प्रश्न आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी सन 1565 को होने वाले युद्ध को तालीकोटा, राक्षस तरंगड़ी एवं वन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें आंसर लिखना पड़ेगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो 25 जनवरी 1565 में। किनके मध्य हुआ, तो बहमनी शासकों के संग एवं विजयनगर साम्राज्य के शासकों के मध्य हुआ था। बस ये आंसर होगा। मगर एक्स्ट्रा आप जानना है तो बोल सकते हैं कि राक्षसी तरंगड़ी, वन्नीहट्टी और तालीकोटा के नाम से जाना जाता है यह युद्ध, और बहमनी शासकों के संग ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महानबी डिब्बा क्या है। 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे ऊंचे स्थान पर एक विशाल मंच था जिसको महानमी डिब्बा कहते थे। बस इतना ही लिखना है आपको। मगर आपको इसका डील जानना है तो ज़रूरी है कि यह महानमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक विशाल मंच स्थित है, मतलब होता था। इसकी ऊंचाई जो थी 40 फीट हुआ करती थी एवं क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग फीट है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, 40 फीट ऊंचाई और 11,000 वर्ग फीट इसका जो क्षेत्रफल है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो महानवमी पर्व जो होता था, इस समय अनुष्ठानिक कार्य हुआ करते थे, जैसे कि मूर्ति पूजा हो गए, अश्व पूजा, घोड़ों की पूजा, भैंस आदि की जो बलियां दी जाती थी। और ये जो त्यौहार के जो अंतिम दिन राजा क्या करता था, सेना का जो खुले मैदान में निरीक्षण करता था। तो एक प्रकार का एक मंच था जी, इसको हम महानवी डिब्बा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर के संदर्भ में राय कौन थे। तो विजयनगर के संदर्भ में राय शासक वर्ग थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में नायक वर्ग भी थे। नायक जो थे सेना नायक हुआ करते थे जो किलों का नियंत्रण करते थे और उनके पास एक सशस्त्र सैनिक हुआ करती थी। मतलब कुल मिला के देखा कि एक प्रकार का सेनापति हुआ करता था। अब आता है कि अमर नायक कौन थे। तो अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। मतलब राज्य का जो क्षेत्र इनको दिया जाता था अमर नायक को। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुकद्दम या मंडल कौन थे, इनके क्या कार्य थे। तो इसका आंसर ये होगा कि गांव की जो पंचायत का जो मुखिया होता था वो मुकद्दम या मंडल था। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी सरपंच कहते हैं ना गांव के मुखिया को, तो उस समय मुकद्दम या मंडल कहते थे। अब देखते हैं कि इनका कार्य था जुर्माना लगाना एवं दोषी व्यक्ति को समुदाय से निष्कासित करना। किसी प्रकार का भी कोई अगर दोषी व्यक्ति है उसको समुदाय से निष्कासित करना और जुर्माना लगाना था। ठीक है,
अगला प्रश्न आता है कि बाबर ने कब तथा किस शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो इसका आंसर होगा कि 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसको परास्त कर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कैसे प्राप्त हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि लखनऊ समझौता कब तथा किसके मध्य हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ था। तो देख सकते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो छत्तीसगढ़ में स्थित लक्ष्मण मंदिर जो है वह सिरपुर पर है और यहाँ जो पांडुवंशी राजा हुआ करते थे उनकी जो माता मतलब वाष्टा ने करवाया था। मतलब पांडुवंशी राजा जो थे महासिगुप्त बालार्जुन, उनकी माता वाष्टा ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक जो ये लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। मतलब ये जो उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा है 50 शब्द। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? किन्हीं 2 प्रकार के विवाह का वर्णन कीजिए। तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजापत्य विवाह, तीसरा देव विवाह, चौथा आर्ष विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठवां असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह, आठवां पिशाच विवाह। ये कुल 8 विवाह हैं। इसमें से 2 विवाह का वर्णन करना है। तो पहला विवाह हो गया गंधर्व विवाह। यह एक प्रकार का प्रेम विवाह था जिसमें वर और कन्या माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते थे। तो इसे गंधर्व विवाह कहते थे, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेम विवाह। दूसरा आता है देव विवाह। विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। मतलब इसमें जो पुरोहित है या जो पंडित है उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करते थे। तो ये देव विवाह और काफ़ी उत्तम किस्म का विवाह कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उनके निवासियों के लिए हानिकारक माना था। संक्षेप में समझाइए। जो कोटेशन है इसका हमको वर्णन करना है। तो इसका आंसर होगा जो फ्रांसवा बर्नियर जो थे फ्रांस के थे और ये जो समझते थे कि मुगल साम्राज्य में जो समस्त जो भूमि का स्वामी होता था, मतलब जो मुगल साम्राज्य में जो ज़मीन का मेन मालिक हुआ करता था वो सम्राट या शासक हुआ करता था। वो क्या करता था, वह स्वेच्छानुसार भूमि का वितरण अपने अमीरों में करता था, है ना। बर्नियर इसे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक मानता था क्योंकि जो भूमि का जो मेन स्वामी होता था वो सम्राट होता था और जो राजा हुआ करता था और ये ज़मीन का जो वितरण करता था अमीरों को करता था और वहाँ पर किसानी मतलब वहाँ पर जो खेती जो करते थे वो किसान करते थे। इसका किसान भी उतनी इच्छाओं से मतलब जिससे किसान भी अपनी इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर पाते थे। बर्नियर का जो विचार था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक भूमि में विशेष रुचि नहीं लेते थे, है ना। वो रुचि लेंगे ही नहीं जबकि उसका जो भूमि है वह किसी और का है, मतलब अमीरों का है जिस पर वो कृषि करते हैं। वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए तथा उसमें वृद्धि के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन हो जाते थे क्योंकि वे उस भूमि को अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकते थे। अगला प्रश्न आता है कि भारत विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी के क्या तर्क थे। तो इसका आंसर होगा भारत की आज़ादी बंटवारे के साथ हुई थी, है ना। गांधी आज़ादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए थे, वो बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने चले गए थे। अब इसमें है कि गांधी भारत के बंटवारे के कभी समर्थक नहीं थे लेकिन परिस्थितियों के चलते भारत का बंटवारा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि सहायक संधि के किन्हीं 3 शर्तों को समझाइए। तो पहला जो शर्त था, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ता था
और इसके रखरखाव हेतु धन देना पड़ता था। जी, सेना अंग्रेज़ों की होती थी मगर उसे पैसा देने का काम कौन करता था? भारतीय शासक। ठीक है। दूसरा है, ब्रिटिशों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी भारतीय शासक किसी भी यूरोपी को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। अगर इंग्लैंड के अलावा किसी दूसरे देश की जो भी दूत हैं उन्हें किसी प्रकार की सेवा नहीं दे सकते थे भारतीय शासक। तीसरा है, भारतीय शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर किसी भी दूसरे भारतीय शासक से कोई समझौता नहीं कर सकते थे। यानी कि बोल सकते हैं कि जो विदेश नीति थी पूरी तरह से कंपनी के अधीन थी। अगला प्रश्न आता है कि जो इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे उनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। तो इसमें हम देखेंगे कि इब्न बतूता और बर्नियर जो थे इन्होंने अपने अपने ग्रंथ में क्या उल्लेख किया है भारत के संदर्भ में। तो इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। तो इब्न बतूता की जो रचना थी रिहला, उसने तत्कालीन भारतीय शहर के बारे में, जीवन शैली के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि भारत में अनेक धनी आबादी वाले समृद्ध शहर थे किंतु कभी कभी शहरों को युद्ध एवं अभियानों से होने वाले भयंकर विनाश का सामना करना पड़ जाता था। बीच बीच में जो युद्ध होते थे उसमें भारी संख्या में जनसंख्या कम हो जाते थे और अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें हुआ करती थी जहां पर रंगीन बाजार लगे करते थे। दिल्ली की आबादी विशाल थी और यह तत्कालीन भारत में सबसे बड़ा विशाल शहर हुआ करता था। इस शहर में टोटल 28 द्वार थे, दरवाजे थे, जिसको दरवाज़ा कहा गया, जिसमें बदायूं दरवाज़ा सबसे बड़ा हुआ करता था। हम देखते हैं कि शहर संपन्नता और संपदा के केंद्र थे। शहरों का जीवन सुखमय हुआ करता था, सुविधाएं हुआ करती थी, मनोरंजन के साधन भरपूर हुआ करते थे। शहरी लोग ऐश्वर्य और वैभव का जीवन व्यतीत करते थे, है ना। और यहाँ की बात है, अगर फसल की बात करें तो मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण उत्पादन पर्याप्त होता था। किसान वर्ष में दो बार फसल लेते थे और यहाँ पर जो मखमल मतलब मलमल की जो कपड़े होते थे काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुआ करता था। भारत में जो उत्तम कोटि की महीन मलमल का निर्माण हुआ करता था, जिससे शिल्पकार और व्यापारी भारी लाभ उठाते थे, कमाते थे, क्योंकि मलमल की जो किस्में थे बहुत अधिक महंगी हुआ करती थी। देखते हैं सड़कें एवं संचार व्यवस्था। देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। साम्राज्य के प्राय सभी भाग पत्थर से निर्मित समतल सड़कों द्वारा परस्पर जुड़े हुए थे। दिल्ली से दौलताबाद तक सड़कों के जो किनारे सघन वृक्ष लगाए जाते थे। और ये बोला गया है कि डाक व्यवस्था की बात की तो डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता बोलते हैं कि भारत की संचार व्यवस्था से काफ़ी अधिक प्रभावित थे। उसने इसका उल्लेख संचार की एक अनूठी प्रणाली के रूप में किया। उन्होंने क्या बताया कि पैदल और घोड़े द्वारा डाक भेजी जाती थी। तो डाक व्यवस्था भी काफ़ी उन्नत थी और काफ़ी अधिक इसका गुणगान गाए इब्न बतूता ने। इब्न बतूता एक बहुत ही सफल पर्यवेक्षक था। उसने सामान्य से लगने वाले विषयों का भी विस्तृत वर्णन किया। उसने अपने वृत्तांत में साफ गोई एवं दिमाग के खुलेपन का प्रयोग किया था। उसने वृत्तांतों को अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब देखते हैं 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आए हुए जो यात्री हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म जो फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 में हुआ था। बचपन से उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, अतः छात्र जीवन में उसने क्या किया, यूरोप के कई देशों की यात्रा कर ली। चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह 1658 ईस्वी में भारत की यात्रा हेतु आया। पर वह समय था जबकि भारत में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में कई घटनाओं का वह प्रत्यक्षदर्शी था। अपने करीब 10 वर्ष के भारत प्रवास में उसने भारत के कई नगरों की यात्रा की। भारत की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, व्यक्तियों का, राज दरबारों के दाव पेचों का, शहरों के बारे में, परंपराओं का, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। उनका जो यात्रा वृत्तांत का बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। फ्रांस बर्नियर ने शाहजहाँ के पुत्र एवं पुत्रियों के आचार व्यवहार का उसने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही साथ बर्नियर ने उत्तराधिकार संबंधी जो धर्मत का युद्ध हुआ था, मतलब 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में, एवं सामूगढ़ का जो 8 जून 1658 में, तो इस युद्धों का विवरण प्रस्तुत किया था।
बर्नियर का भारत वर्णन के बारे में बताते हैं कि प्लिनी की तरह बर्नियर लिखता है कि विदेशी व्यापार की समृद्धि के चलते हिंदुस्तान में संसार भर के सोने चांदी का एक बड़ा भाग अवशोषित हो जाता था, मतलब रखा जाता था भारत में। इन सोने का अधिकतर प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। वह बताता है कि सूबेदारों के दुर्व्यवहार के कारण काश्तकार अपना भूमि छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे थे। उसने काश्तकारों एवं दस्तकारों की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाला। अमीर वर्ग की स्थिति पर भी वे पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार ये बताते हैं कि सूबे में सेना तथा दरबार में अमीरों की संख्या अधिक थी और इनका बड़ा सम्मान होता था। राज्य में वे दरबार की दशांश शौकत बनाए रखते थे। वह घुड़सवार एवं तीरंदाजी की प्रशंसा करते हैं। बर्नियर पूर्व और पश्चिम की तुलना करते हैं, मतलब जो यूरोपीय देश हैं उसकी तुलना भारत से करते हैं। तो जैसे कि जो बर्नियर का जो लेखन शैली था वह तुलनात्मक था। बर्नियर भारत में अनेक भागों में गया और उसने जो कुछ भी वहाँ देखा उसका वर्णन अपने वृत्तांतों में किया। सामान्यतः वह भारत में जो कुछ देखता था उसकी तुलना यूरोप में विद्यमान स्थिति से करता था, और भारत में जो चीज़ वो देखता था उसको कम आंकता था, क्योंकि वह फ्रांस को काफ़ी अच्छा मानता था। बर्नियर ने भारत की अविकसित पूर्ण के रूप में चित्रित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इब्न बतूता और बर्नियर द्वारा अपने वृत्तांतों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का अनुसरण किया गया है। इब्न बतूता ने हर उस वस्तु के वर्णन को अपने वृत्तांत का भाग बनाया जिसके अनूठेपन ने उसे प्रभावित एवं उत्सुक किया, किंतु बर्नियर क्या करता था, वो तुलना करता था फ्रांस के साथ। मतलब वो एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से था। उसकी विशेष अभिरुचि भारत में विद्यमान स्थितियों की तुलना यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में विद्यमान स्थितियों से करने में थी। अतः उसने विशेष रूप से उन्हीं स्थितियों का वर्णन करने का प्रयास किया जो उसे अवसादकारी एवं फ्रांसीसी स्थितियों से पर्याप्त भिन्न प्रतीत हुई। जैसे कि फ्रांस में अगर किसी प्रकार के फल पाए जाते हैं तो वह भारत में दिखता था, और भारत में उस तरह के फल तो पाएंगे नहीं क्योंकि जलवायु अलग है यहाँ का। तो थोड़ा कंपेयरिंग करता था कि नहीं वहाँ के फल अच्छे हैं फ्रांस के, यहाँ के फल ऐसे हैं। मतलब कंपेयरिंग करके वो क्या करता था, हमेशा भारत के संदर्भ में वो थोड़ा कम आंकता था। वह रूस को ही या फ्रांस देश को ही काफ़ी अधिक उत्तम मानता था। तो इस तरह से वो तुलनात्मक अध्ययन करता था। जो बर्नियर समझता था कि जो मुगल साम्राज्य के समस्त भूमि का जो स्वामी सम्राट था वह स्वेच्छानुसार भूमि का वितरण अपने अमीरों में करता था। मतलब जो स्वेच्छा के अनुरूप ही अमीरों को भूमि बांटता था जो राजा होता था। बर्नियर इसे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक मानता था। तो बर्नियर यहाँ पर उचित नहीं मानता था कि जो ज़मीन है वह सम्राट के प्रतिनिधि अमीरों को नहीं मिलना चाहिए। ये मानता था कि जो भूमि है वह किसानों को मिलना चाहिए जो जहाँ खेती करता है। तो ये काफ़ी अच्छा सोच था बर्नियर का। बर्नियर का विचार था कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक भूमि में विशेष रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि लाजमी सी बात है कि जो भूमि है जिस पर किसान खेती करता है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि जानता था कि बहुत अधिक टैक्स देना पड़ेगा अमीरों को, और जो भूमि है उसके नाम पे है नहीं। क्या पता 5 साल तक वो भूमि कर रहा, मतलब खेती कर रहा है उस भूमि पर, फिर अगले 5 साल के लिए वो कोई दूसरा उसको भूमि करेगा। तो इस प्रकार से जो बर्नियर मानता था कि ये शोषण होता है, मतलब जो मेन जो खेती करने वाले जो मजदूर हैं उनके साथ शोषण है, क्योंकि अमीरों को नाम पर ही था। तो बर्नियर की अवधारणा का जो प्रभाव भी बताया गया है, और यहाँ पर बर्नियर ने भूस्वामित्व अवधारणा की आलोचना की है। जो भी मुगल काल में जितने भी भूस्वामित्व था, जो राज्य व्यवस्था जो थी भूमि के संदर्भ में, उसकी कटु आलोचना की बर्नियर ने। ये काफ़ी अच्छा किया। और ये बताया कि बर्नियर के अनुसार बताया गया था कि शिल्प एवं कारखाने की बात करें तो एक ऐसा विदेशी यात्री था जिसने मुगल कालीन कारखाना का विवरण प्रस्तुत किया था। इसमें कारखानों के बारे में उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर कितने कक्ष हैं। वहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि एक कक्ष में कसीदादार एक मास्टर की निरक्षरता में व्यवस्था में कार्य करते रहते हैं, एवं मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक कक्ष में सब तरह के कारीगर होते हैं। सुनार भी मिलेगा वहाँ पर, चित्रकार भी मिलेगा,
तो इस प्रकार से उन्होंने कारखाने का वर्णन किया कि सभी तरह के कारीगर मौजूद होंगे, मगर उन्होंने दो बातें बताया बर्नियर ने कि भारतीय शिल्पकार कैसे होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और बाध्यतावश कार्यरत करते हैं, है ना। अतिरिक्त मुनाफा राज्य द्वारा अधिकृत न किया जाता है। मतलब शिल्पकार अपने उत्पादन में संख्यात्मक और गुणात्मक वृद्धि कर सकता था, मतलब वो अपने क्षमता के अनुरूप काम नहीं करते क्योंकि वो आलसी प्रवृत्ति के थे। वो अपनी कैपेसिटी उनकी बहुत अधिक रहती थी मगर वो कम सीमा तक काम करते थे। तो ये जो बर्नियर का जो है, बर्नियर ने बताया भी शहर व्यवसायी समूह के बारे में बताया था कि भारत में नगरों की संख्या पर्याप्त थी। संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में निवास करता था और नगर में व्यापारिक नगर हो सकते थे, बंदरगाह नगर हो सकते थे, धार्मिक नगर हो सकते थे या तीर्थ स्थान नगर हो सकते थे। बहुत सारे नगरों का वो वर्णन किया। तो यहाँ पर हम तुलना करें इब्न बतूता और बर्नियर की, तो देखेंगे कि बर्नियर जो था वो तुलनात्मक अध्ययन करता था, जबकि इब्न बतूता क्या था, अनुभव के आधार पर वह वर्णन करता था। और ये जो बर्नियर जो था वो क्या करता था, हमेशा फ्रांस को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था, मतलब यूरोप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था और भारत के संदर्भ में वो काफ़ी दृष्टि से देखता था, मतलब हीन दृष्टि से देखता था। और दूसरी बात देखें कि इब्न बतूता जो राज व्यवस्था के जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसकी तारीफ की है, मगर जो बर्नियर था वह मुगल कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था था उसकी कटु आलोचना की है। इसके अलावा बर्नियर ने क्या किया, जो भी परिप्रेक्ष्य में वो अध्ययन किया वो उसका मूल्यांकन किया, मतलब ज़्यादातर मूल्यांकन नकारात्मकता की ओर था, मतलब वो निष्पक्ष रूप से बताने का प्रयास किया। और इब्न बतूता क्या था, वो उसको सब चीज़ नयापन मिला, खुलापन मिला उसको, और वाकई इब्न बतूता ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया, विशेषताओं को काफ़ी अच्छे से बताया। और बर्नियर क्या करता था, बर्नियर विशेषताओं की बजाय वह उनकी कमजोरियों को अधिक ध्यान देता था, बताता था और हमेशा वह यूरोप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। मतलब यहाँ पर हम देखें कि बर्नियर जो था वो फ्रांस का था और बर्नियर एक चिकित्सक था। इब्न बतूता के साथ देखें तो एक चित्रकार था इब्न बतूता और एक यात्री था, है ना। तो यहाँ पर कंपेयरिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें बता सकते हैं कंपेयरिंग। तो पहले आप क्या करेंगे, इब्न बतूता ने क्या किया भारत के संदर्भ में, बर्नियर ने क्या किया, फिर उसके बाद आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। एक साइड बर्नियर लिखें, एक साइड इब्न बतूता लिखें, उन दोनों के बीच क्या कंपेयर है इसका विस्तृत वर्णन आप कर सकते हैं। धन्यवाद। ये भाग 1 का वीडियो है। भाग 2 का जो वीडियो इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डील करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये 300 शब्द के आसपास लिखना होगा आपको मैक्सिमम, मगर आप ध्यान दें जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से लिखेंगे, है ना। धन्यवाद।